देखो रीजन ऑफ रूट्स अपन दोबारा पढ़ते, ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले अपने बोले रूट कैप के बारे में। जो अपनी रूट है तो उसका जो लोअर एंड है, लोअर एंड पर यहाँ पर उसकी एक कैप रहेगी, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल देखे तुमने? थिम्बल देखे वहाँ गूगल पे कैसा दिखता है? तो थिम्बल नहीं देखे? देखो एक मतलब निकाल के जल्दी से। तो सबसे लोअर में क्या रहेंगे यहाँ पर? रूट कैप। क्या रहेंगे बोलो? रूट कैप, जो क्या करती है? रूट की टिप को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है बोलो? रूट की टिप को प्रोटेक्ट करती है जब वो जमीन में जाएंगी, सीधी बात है। यानी अब जैसे तुम अगर फॉर एग्जांपल तुमको बोले कागज से सुराख करो जमीन, पॉसिबल है कि नहीं? कुरेदने के लिए कभी भी तुमको, हाँ बिल्कुल, तो उस शेप की देखो थिम्बल। तो बंदूक की गोली जैसी। हाँ तो वही बंदूक की गोली जैसी, या फिर ग्लास जैसी, या फिर वो जो सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, धागा सीने के लिए काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, थिम्बल को। तो जो भी उसका यूज होगा, तो बस इस शेप की समझ लो तुम। जैसे ये है ना अपना पेन, तो ऐसा गोल इस शेप की कैप रहेंगी, रूट कैप। सिंपल। चलो ये क्या होगी? अपनी रूट कैप, ठीक है, थिम्बल लाइक रूट कैप। तो इसका फंक्शन क्या है? रूट टिप को प्रिवेंट करना, बचाना उसको, है ना। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब उसके जस्ट फ्यू मिलीमीटर ऊपर देखो, रूट कैप जहां से खत्म हो रही, उसके जस्ट फ्यू मिलीमीटर ऊपर क्या होगा? ये कौन सा रीजन है अपना? बोलो ये कौन सा रीजन है? ये कौन सा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये कौन सा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक रीजन। यानी जहां पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रहेंगे। क्या रहेंगे बोलो? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यानी ऐसे सेल्स जो बस जिनका एक ही काम है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डिवाइड करना। सिंपल है, बस समझ, डिवाइड समझता है बस। तो देखो ये सेल है, इसमें 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर ये फर्दर 2 में, फिर ये फर्दर 2 में, इस तरीके से बस डिवीजन चालू है। कहाँ पर? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ऐसे 2 मेरिस्टेम रहते हैं प्लांट के अंदर। देखो अगर हम बात करें ना, जैसा ये रूट की टिप पर चालू है, एज इट इज शूट की टिप पर भी उसी तरीके से मेरिस्टेम रहता है। इसी मेरिस्टेम की वजह से प्लांट जो है ना ऑलवेज लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में लाइन लिखी हुई है ना कि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है, ग्रोथ वो रेस्ट्रिक्टेड है एक लिमिटेड टाइम के लिए, 20 साल 21 साल बस। प्लांट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर रूट के ऊपर भी मेरिस्टेम प्रेजेंट है और शूट पर भी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, इसलिए उसकी ग्रोथ कभी रुकती ही नहीं, लाइफ टाइम वो ग्रो करते रहते। सिंपल। तो पहला रीजन बोल दिए, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो इसके सेल्स के कुछ फीचर्स है, जो ना अपन बोले ना मेरिस्टेमेटिक जोन जो है ना, मेरिस्टेमेटिक रीजन या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन, कुछ भी बोल सकते हैं, बस तुम मेरिस्टेम याद रखो उसको। क्या बोलेंगे? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ना, मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स है, इनके कुछ फीचर्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली क्या है? स्मॉल, बहुत छोटे छोटे रहेंगे, लार्ज नहीं रहेंगे, बड़े नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे बोलो? छोटे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, स्मॉल। उसके बाद में बोलो क्या है उनका फीचर्स? डेंस। क्या रहेंगे उनका? प्रोटो, हाँ चलो डेंस साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं अपन, प्रोटो। देखो अब देखो वो भी कंफ्यूजन क्लियर कर लो। साइटोप्लाज्म बोले थे ना अपन कल कि भाई प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? सुनना गौर से। देखो जो भी तुम्हारा सेल रहता, तो सबसे सेल के जो सबसे आउटर कवरिंग रीजन, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट सेल की बात करें क्यों? देखो हाँ, ये जो टर्म है ना प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट देने लिए प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं ना। तो सबसे बाहर कौन सी रहती है? सेल वॉल। प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होने वाली है। एनिमल सेल में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट, तो सबसे बाहर सेल वॉल। उसके अंदर क्या रहती बोलो? सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। यानी अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों को हटा दे तो क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म। हाँ सुनो, यानी हाँ साइटोप्लाज्म, यानी जो न्यूक्लियस को छोड़कर जो सारा दिख रहा है, ये सारा क्या है बोलो? साइटोप्लाज्म। तो अगर हम सिर्फ सेल वॉल को हटाए, यानी सेल माइनस, यहां पर लिखता है ना देखो, सेल माइनस सेल वॉल, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लास्ट। प्लास्ट, ठीक है। इसका मतलब इसमें से सेल वॉल हट चुकी है ना। यानी इतना स्ट्रक्चर जिसमें सेल मेम्ब्रेन आ रही है उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोटोप्लास्ट। और अगर हम
सेल माइनस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों को हटा दे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों को हटा दे, तो तब जो चीज बचती है वो अपना प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सिंपल बोले तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलो इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो प्रोटोप्लाज्म। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। प्रोटोप्लाज्म में सेल की जो मेम्ब्रेन हमने वो निकाल ली, प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन के अलावा देखो सेल वॉल निकाले, साइट अपना वो है ना प्रोटोप्लास्ट, उसमें सिर्फ सेल वॉल निकाले, और प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों भी निकाल ली, है ना। तो एनसीईआरटी में ऊपर थोड़ा हेडिंग में वगैरह ऐसा कुछ साइड में लिखकर रख लेना है, दो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोलती है अपने को फीचर्स के अंदर, इसके सबसे पहले तो बोलती है डेंस स्मॉल सेल्स है ना, थिन वॉल है, वेरी स्मॉल थिन वॉल एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म बोलती है। क्या बोलती है, प्रोटोप्लाज्म यानी सेल। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ लिखते हैं अपन, चलो थिन वॉल यानी थिन वॉल। अगर देखो अगर ये थिन वॉल नहीं रहेगा एकदम कड़क जाड़ी मोटी वॉल हो जाएगी इसकी। सेल वॉल तो है, तुमने सेल के सबक के अंदर तुमने वो दो चीजें पढ़े थे, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल कैसी रहती, लिविंग रहती है, थिन रहती है ना, यानी गुब्बारे जैसी वो इलास्टिकेबल रहती है, वो लम सकती है बढ़ सकती है, यानी उसी की बात कर रहा है। यानी सिंपल बोले तो थिन वॉल बोले तो यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। अभी कौन सी प्रेजेंट है, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि अभी ग्रोथ होना बाकी है ना, अभी तो सिर्फ सेल बना डिवाइड किया है ना, छोटा बच्चा है सेल अभी सिर्फ, तो उसमें ग्रोथ होना बाकी है। अब जब इंसान पूरा बढ़ जाता तो फिर उसमें ग्रोथ नहीं होती, तो एकदम जड़ लकड़ी देखे ना, गीली लकड़ी सूखी लकड़ी, तो लकड़ी जब तक गीली रहती है वो इलास्टिकेबल मूवेबल रहती है, वो लम सकती है बढ़ सकती है, एक मरतबा सूख गई तो फिर मोड़ेंगे तो तोड़ जाएंगे, समझ में है ना। तो यहाँ पर जो थिन सेल वॉल का मतलब क्या है, प्राइमरी सेल वॉल बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी सेल वॉल, थिन सेल वॉल, समझ में आया। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स रहते हैं ना, इनकी प्राइमरी सेल वॉल और थिन सेल वॉल रहती है, पतली रहती है ना, ज़्यादा जाड़ी नहीं रहती, मोटी नहीं रहती। दूसरी बात क्या बोले, डेंस प्रोटोप्लाज्म यानी जो अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा डेंस है, घना है, उसमें पानी कम, मटेरियल ज्यादा है। क्या है, बिल्कुल। प्लांट के सेल में ज्यादातर पानी रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये घना है, इसका मतलब पानी बहुत कम है, इसमें डेंस है, मतलब यहाँ पर सेल तो है, गाढ़ा है। सुन रहे, यहाँ पर सेल तो है लेकिन उसकी सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, सेल वॉल भी है सेल मेम्ब्रेन भी है, इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई इस सेल में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म रहेगा, उसके प्रोटोप्लाज्म का फीचर देखो, बाहर सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सब है बाहर, लेकिन अब सेल वॉल और हाँ अंदर का डेंस, सेल वॉल उसका तो मतलब नहीं है अपने को। देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डेंस होने से कोई मतलब है क्या, बोलो, उसमें तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं ना। लेकिन उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पतली रहेंगी सबसे। हाँ सेल वॉल पतली है, सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल ही है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है उसमें पानी कम है, वो गाढ़ा एकदम है ना, गाढ़ा सालन देखे ना, बस इस तरीके से। यानी भगोना देखो, फॉर एग्जाम्पल भगोना रखे हो अपना, अब भगोने में जो अंदर का सालन है, अब तुम क्या बोलेंगे, अंदर का सालन गाढ़ा है या पतला है, कुछ भी हो, भगोने से डिपेंड करता है किसी चीज। अब मैं बोला कि यार सालन बहुत गाढ़ा है, तो उसका मतलब कि उसमें भगोना है नहीं क्या, अरे भगोना तो है ही ना उसके अंदर, बगैर भगोने की पॉसिबल है क्या, काय में रखेंगे फिर तुम उसको, समझ पा रहे बात तुम। तो गाढ़ा होना पतला होना वो भगोने से डिपेंड ही नहीं करता, बस तुम अंदर के मटेरियल। तो यहाँ पर अपन सेल के अंदर के मटेरियल की बात करें, सेल वॉल तो होंगी है ना, तो अंदर का मटेरियल यहाँ पर बहुत गाढ़ा है, डेंस है, बिल्कुल। चलो ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो पतला हो जाएगा। हाँ बाद में जब ग्रोथ करेगा तो उसमें पानी का अमाउंट बढ़ता चले जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होते चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल वो डेंस है, ठीक है ना, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म भी बोल दिए। उसके बाद में क्या बोलते देखो, डेंस प्रोटोप्लाज्म दे डिवाइड रैपिडली, और क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, डिवाइड रैपिडली, ठीक है, डिवाइड रैपिडली यानी बहुत बार बार स्पीड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो हो गया,
ये सारे फीचर थे, बस 4 थे। स्मॉल तो छोटे छोटे तो है ही, साथ साथ थिन वॉल यानी प्राइमरी सेल वॉल है उनके अंदर, और डेंस प्रोटोप्लाज्म है, और डिवाइड रैपिडली। यानी स्पेसिफिकली बोले तो ये और ये तुमको अच्छे से याद रखना है, बाकी सारी चीजें तो मालूम ही चाहिए। छोटे रहेंगे और डिवाइड रैपिडली, तो मेरिस्टेमेटिक जोन है तो डिवाइड तो करना ही होगा। इतना फास्ट डिवाइड करते, वायरस से भी स्पीड से डिवाइड करते। वायरस जिस स्पीड से डिवाइड करता है ना, उससे भी तेज रफ्तार से। यानी अगर elongation इसमें कुछ साइटोप्लाज्म इनका बढ़ा देना तो बस डिवाइड कर, बस डिवाइड करें, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए ये जो जोन है ना, ये ग्रोथ के लिए कभी रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट जिंदगी भर ग्रो करता है इसी वजह से, लेकिन लमने के वजह से रिस्पॉन्सिबल नहीं। देखो 2 टर्म रहती है, एक रहती है देखो, क्योंकि ये सेल हमेशा डिवाइड कर रहे हैं तो सेल बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर आके लंबा होते रहेगा, तो फिर इस तरीके से हो रहा। अगर पूछता है कि भाई जो जिंदगी भर जो प्लांट डिवाइड करते रहते वो क्यों करते, क्योंकि जिंदगी भर उनके सेंडे पर या फिर उनके किनारे पर मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो जिंदगी भर डिवाइड करते। लेकिन अगर पूछता कि इन तीनों में से मेरिस्टेमेटिक जोन, अभी हम पढ़ने वाले हैं जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन, इन तीनों में से कौन सी जोन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, तो वो elongation हाँ, तो मेरिस्टेमेटिक नहीं आने वाली उसके अंदर। समझ पा रहे तुम बात? जो पर्टिकुलर दिया ना उसमें ऐसा, तो वो लाइन याद रखना है कि भाई मेरिस्टेमेटिक जोन इलोंगेशन के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, सेल रैपिडली डिवाइड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जिंदगी भर जो प्लांट डिवाइड करता उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरिस्टेम। एक मरतबा मेरिस्टेम काट दो तुम, अब सेल बन ही नहीं रहे, तो फिर ग्रोथ कैसे होने वाली है ना, ऐसा। तो प्लांट की जो जिंदगी भर ग्रोथ होती है वो इसी मेरिस्टेम की वजह से होती है। लेकिन अगर मोर स्पेसिफिकली पूछा जाए, मोर स्पेसिफिक लमने के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो जोन ऑफ इलोंगेशन, ना के जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये कंफ्यूजिंग लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते वो दे देगा कि मैच्योरेशन जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन। हो गए कंफ्यूज, तुमको लग रहा है नहीं यार बराबर सेल डिवाइड करेंगे तो लमेंगे, हाँ बराबर ठीक है, रहता है बच्चे है ना, फिर समझना जरूरी। आई बात समझ सारी चीजें, चलो। तो अपन ने ये मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। देखो एक मरतबा पढ़ता हूँ एनसीईआरटी स्टार्टिंग से। द रूट इज कवर्ड एट द टिप, जो रूट है अपनी टिप पर कवर्ड है, बोलते किस चीज से, एपेक्स, टिप बोलो या फिर एपेक्स बोलो, बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। तो रूट कैप का स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे तुम, थिम्बल लाइक। थिम्बल देख ली तुमने, क्या बोलते हो, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एट इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो जब जमीन में गढ़ेंगी वो, है ना, जब जो रूट की जो टिप है ना, रूट का जो किनारा है, तो जमीन में अपना रास्ता बनाएंगे, तो उस वक्त ये जो रूट कैप है उसको प्रिवेंट करेंगे, क्या करेंगे, उसको बचा कर रखेंगे। सिंपल। चलो, अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, इस रूट कैप के कुछ मिलीमीटर अबव एक जोन है जिसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सॉरी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, इस रीजन के सेल्स बहुत स्मॉल है, ठीक है, थिन वॉल्ड है, पतली सी वॉल यानी प्राइमरी वॉल है ना, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया, हाँ, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दे डिवाइड रैपिडली, दे डिवाइड, यानी प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन रहता करके उसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन बोल रहा हूं, है ना। प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और सेल विदाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो इस सेल में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन यहाँ जो डेंस की बात कर रहे हो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हो, समझ में। तुम डेंस सेल भी बोल सकते हो, डेंस सेल ही पूरा डेंस है करके, लेकिन मोर स्पेसिफाई करना पड़ता है ना तुमको। जैसे तुमने वही एग्जांपल ले लो अपनी भगोनी की, अपने बोले भगोना बहुत डेंस है करके, बहुत गाढ़ा है भगोना, तो ये क्या बात हुई, भगोना गाढ़ा है, पॉसिबल है क्या। अपन कभी भी क्या बोलते, सालन गाढ़ा है या पतला है, ये बोलते ना अपन। कभी भगोने को बोलते क्या भगोना बहुत ही गाढ़ा है यार करके, समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं। तो इसीलिए अगर बोलेंगे हम सेल बहुत डेंस है, तो कभी फील नहीं आएगा उसका कि सेल डेंस है, बोले तो क्या मतलब है ना। अगर तुम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म डेंस है, तो फील आएगा कि यार बराबर है, प्रोटोप्लाज्म डेंस है, सही बात है, समझ पाए बात। चलो, they divide rapidly, the cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in length। आई बात समझ। देखो इस रीजन के जो नजदीक सेल, यानी ये वाले सेल की बात कर, यहां पर जो सेल प्रेजेंट है ना, इसकी बात कर, यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो नजदीक वाले, एक तो दूर वाले सेल्स, एक नजदीक वाले, तो जो नजदीक वाले सेल्स है ना, बोलते ये क्या करते हैं, देखो
द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, रैपिड डिवीजन नहीं बोला, रैपिड बोले तो फास्ट, जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी, रैपिड बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से खा रहे हैं, कोई भी बोलते हो, जल्दी बोले तो रैपिड बोलो, सिंपल। तो रैपिड इलोंगेशन, बहुत जल्दी जल्दी लम रहा है। तो इस मेरिस्टेमेटिक जोन के जो करीबी सेल्स है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनके अंदर रैपिड इलोंगेशन होता है, ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ, समझ में आ रहा है ना बात। डिवीजन एक अलग चीज है, ग्रोथ एक अलग चीज है। तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो नजदीक वाले रीजन के जो सेल्स है, यहाँ पर रैपिड ग्रोथ होंगी, इलोंगेशन होगा, इसीलिए ये रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाला रीजन, रूट की, हाँ, रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो क्या बोले इसको अपन ने, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन की अगर बात करें ना, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, तो यहाँ के सेल्स बोलो क्या रहते हैं, रैपिड, रैपिड डिवाइडेशन, रैपिड इलोंगेशन होता है। रैपिड क्या होता है, इलोंगेशन। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है बोलो, रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट लेंथ, ग्रोथ ऑफ द रूट लेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ, enlargement, और एक enlargement भी रिस्पॉन्सिबल की बात देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ, समझ में आ गई नहीं बात, बस खत्म। enlargement, इनलार्जमेंट का मतलब ही पुण्य लिख दी ना, रैपिड इलोंगेशन करके, इनलार्जमेंट नहीं पढ़ना, सिंपल है ना। देखो क्या बोले, एक मतलब इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, रूट इन लेंथ, लंबाई के अंदर बढ़ने के लिए। बस ये वाला पॉइंट याद रखो, कौन सा वाला, ये, कि कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है रूट की लेंथ के बढ़ने के लिए, तो तुम बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट। अब इस रीजन के सेल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब, ग्रेजुअली बोले तो धीरे धीरे, द सेल्स ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन। देखो यहाँ के सेल यहाँ पर गए, अब ये नवे नहीं है, कोई अलग दुनिया के नहीं है। देखो जब यहाँ पर बहुत सारे सेल डिवाइड होंगे तो आगे बढ़कर ये सेल ये रीजन में चले जाएंगे, समझ पा रहे ना बात तुम, हाँ, और फिर यही सेल अगले रीजन में चले जाएंगे, समझ पा रहे तुम बात, है ना। तो ये और ये कोई अलग अलग सेल नहीं है। जब ये नीचे के सेल डिवाइड करेंगे तो वापस वो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर ये सेल जब मैच्योरेशन करेंगे। अब देखो अभी उन्होंने ग्रोथ करे, अभी क्या करे, लम्बे सिर्फ हो, है ना। इंसान क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल एक फेज रहता, तो एक डिवीजन का फेज रहता है, उसके बाद में ग्रोथ सिर्फ लंबता है इंसान, उसके बाद में जैसे जॉब लगना या फिर बोलते काम दे देना, एक स्पेसिफिक फील्ड में चले जाता हूँ, जैसे अपन अब एक स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है अपना, फॉर एग्जाम्पल इलोंगेशन हो रहा, जब कुछ बन जाएंगे तो मैच्योरेशन हो जाएंगे, एक डिग्री दे दी गई, एक जॉब मिल गया, एक कोई पर्टिकुलर काम मिल गया, तो अब तुम उसमें लग गए, तो तुमको काम असाइन किया गया, तो उस जहां पर तुमको काम दे दिया जाएगा, जब तुम कुछ काम कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब तुम मैच्योर हो गए, अब तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही, अब तुम बढ़ रहे नहीं, अब तुम इलोंगेट नहीं कर रहे, अब तुम कुछ सीख रहे नहीं, अब तुम जो सीख गए उसको अप्लाई कर, समझ में भाई। तो पहले तुमने सिर्फ डिवाइड किए, खेले कूदे, बाद में तुम्हारी ग्रोथ हुई, तुमने कुछ सीखे, अब उसको तुम यहाँ अप्लाई करने वाले, समझ पाए ना बात। तो रूट क्या करती है, यहाँ डिवाइड करती है, यहाँ पर ग्रोथ करती है। अब इसके बाद इसी रीजन के सेल्स बाद में मैच्योर हो जाना, मैच्योर हो जाना बोले तो उनको काम दे दिया जाएगा कि भैया तुम्हारा काम है, तुम करो। रूट का काम क्या रहता है, पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। रूट क्या, जड़ क्या करती है, अगर जड़ के काम बोले तो एक तो प्लांट को सपोर्ट देंगे, उसके अलावा प्लांट ऊपर से तो पानी पीता नहीं। तुमने कभी देखे कि गिलास लेके जाकर बुलाया तुम्हारे को, एक गिलास पानी ला के दे यार, बहुत प्यास लगी, भूख में कब से खड़ा, तो रूट से खींचता। तो रूट का ये काम है ना। तो बस ये दोनों रीजन ये काम नहीं करते, ये ऊपर वाला रीजन ये काम करने वाला, ठीक है। चलो, तो ये बोला उसने, द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट, धीरे धीरे डिफरेंशिएट यानी काम का मिलना, डिफरेंशिएट यानी मैच्योर होना। डिफरेंशिएट बोले तो समझ में आ रही बात, मैच्योर होना। डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएशन यानी उनको काम दिया जा रहा है ना, उनको बोल देगा चलो तुमको ये काम करना है, तो धीरे धीरे वो काम की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब चलो अपनी को अपना काम संभालना है, तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है अपनी, तो उसके बाद में काम असाइन किया जाता है। जब तक ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती वो ग्रोथ फेज में, डिफरेंशिएशन फेज बोले तो अब ग्रोथ कंप्लीट हो गई, अब वो लमड़ा नहीं, हाँ मैच्योरेशन की तरफ जा रहा, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैच्योरेशन की तरफ जाने का जो इवेंट है उसको क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद में मैच्योर हो जाएगा पूरा, ठीक है। हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब ये जो जोन क्या है, किसके नजदीक है, इलोंगेशन रीजन के।
ये जो जोन है ना, देखो मेरिस्टेमेटिक जोन के नजदीक कौन है? इलोंगेशन। इलोंगेशन के नजदीक कौन है? मैच्योरेशन। समझ पा रहे बात? तो दिस जोन proximal to the zone of elongation is called region of maturation। उसको क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक के देखो, यहाँ से यहाँ तक के क्या बोले अपने? बोलो हाँ, रीजन ऑफ या फिर जोन ऑफ इलोंगेशन। अब इसको क्या बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक के? हाँ, जोन ऑफ मैच्योरेशन। उसके ऊपर का जो जोन है वहाँ के सेल ऊपर चल जाएंगे। बिल्कुल, बस यानी ये सेल बाद में आगे बढ़ेंगे, इनको काम मिल गया स्पेसिफिक। ठीक है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी थिन। अब देखो, इस रीजन के सेल को काम मिल गया, हाँ वेरी फाइन। सुनो मेरी बात, इस रीजन के सेल से वो क्या मिल गया? काम मिल गया। अब जो एपिडर्मिस के सेल है, यानी ये जो सेल है ना, जो वॉल के सेल है, ये यहाँ पर जो एकदम जो चिपके हुए दीवार से, ये सेल्स क्या करेंगे बोलते हैं? सुनो, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। तो गाजर पे जो बाल आते वो उसकी सेकेंडरी रूट नहीं रहती, वो क्या रहते? उसके रूट हेयर्स। मूली पर जो बाल आते वो क्या रहते? उसके रूट हेयर्स रहते। तो एकदम से मूली एकदम से पानी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो रूट हेयर उसी के सेल्स ही रहते हो, वो मदद करते उसको पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। समझ पा रहे तुम बात? हाँ बिल्कुल। तो बोलने का मतलब ये है कि जो रूट हेयर है वो क्या है? एक निशानी है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जहां से रूट हेयर चालू हो गया, इसका मतलब वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से रूट हेयर निकला, यहाँ से सब रूट हेयर निकला। तो रूट हेयर कहाँ से निकलेंगे? रूट की आउटर सरफेस, एकदम अंदर से नहीं निकलेंगे। जो बाहर के सेल है ना, यहाँ के बाहर के जो सेल है, हाँ एपिडर्मल, जो स्किन के सेल है, जैसे अपने जो बाल निकलते हैं वो इसमें हड्डी में से निकल कर आते हैं। तुम बोलो भाई चमड़ी में से, जो अपने ऊपर की चमड़ी रहती, बस वैसे यहाँ पर भी होने वाला। तो ये जो रूट के बाल निकल कर आएंगे वो अंदर के यहाँ से नहीं, एकदम अंदर से नहीं निकलेंगे, बस ये जो बाहर की जो है ना उसी का एक्सटेंशन रहेगा ऐसा। वही तो सेल डिवाइड होकर रूट हेयर्स बने। तो रूट हेयर कौन से रीजन की पहचान है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन की। और रूट हेयर कहाँ से बनते हैं? एपिडर्मल सेल से। हाँ, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे रूट की। ठीक है ना? फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वेरी फाइन यानी बहुत ही पतले, है ना? डेलिकेट ऐसा नहीं कि बहुत कड़क जाली रहेंगे, ऐसा भी नहीं रहेंगे, पतले रहेंगे और डेलिकेट रहेंगे एकदम। डेलिकेट यानी नाजुक, बहुत नाजुक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर। तो ये क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये दो रीजन कुछ नहीं करें। ये जो रीजन जो है ना, रूट जो काम करती है पानी और वाटर एब्जॉर्ब करने का, तो मेरिस्टेमेटिक जोन और इलोंगेशन जोन वो कोई काम नहीं करे। कौन करा वो काम? ये मैच्योरेशन जोन। तो मैच्योरेशन जोन का फंक्शन है क्या? पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और उसकी मदद उसमें कौन करता है? ये रूट हेयर। तो रूट हेयर के जरिए मैच्योरेशन जोन अपना काम पूरा करती है। कौन सा काम? वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने। आगे बात समझ में सारी चीजें? चलो, तो तुमको पॉइंट्स कौन से याद रखना है? मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर सेल की जो फीचर्स है, स्मॉल डेंस प्रोटोप्लाज्म, थिन वॉल या फिर प्राइमरी वॉल, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं तुमको, है ना? और हाँ, और उसके बाद में ये वाला जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर क्या याद रखना है कि दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। समझ में बात? और इसके अंदर क्या याद रखना है? मैच्योरेशन जोन से रूट हेयर अराइज होंगे और वो उसके एपिडर्मल सेल्स से अराइज होंगे। ठीक है? और वही रूट हेयर पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। ठीक है? चलो मैं आपको लिख देता हूँ जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है? क्या है बोलो? पहला पॉइंट क्या बोले? रूट हेयर arises from root hair helps in water and minerals absorption. हाँ, रूट हेयर्स अराइजेस फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। और दूसरी पॉइंट क्या है बोलो? हाँ, बाहर से अराइज हुए ना, बस सिंपल। और रूट हेयर मदद करते हैं, सिंपल। और क्या के इसमें मदद करते हैं? एब्जॉर्प्शन मिनरल वाटर। हाँ, और दिस रीजन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। हाँ, तो ग्रेजुअली ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
ठीक है, मिनरल्स From the soil, no. नहीं अब मालूम ही ना अपने को, सॉइल से ही करेंगे और कहाँ से करने वाले तुम बोलो। शॉर्ट नोट ऐसी रहती है। बस ये रहती है एनसीईआरटी को लिखने का तरीका है, सिंपल। यानी तुमको लाइन से समझ में, अब देखो पूरा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ रटने की जरूरत नहीं। अगर तुमने हर जोन का एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट, जो अपना मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके सिर्फ 2 पॉइंट याद रखे, अब पूरा पैराग्राफ पूरा है, लेकिन तुमको याद क्या रहना है इसमें, वो स्टार्टिंग का नहीं कि भाई रूट कैप। देखो सबसे पहले क्या लिखी तुमने, रूट कैप के बारे में क्या पॉइंट बोले आपने, रूट कैप का स्ट्रक्चर, बस क्या उसका स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइन, खत्म। और वो हेल्प कर रहा है क्या वो? उसका फंक्शन याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। तुमको मालूम ही है ना यार, जो कैप है, अब देखो ये फॉर एग्जांपल ये रूट है अपनी, ये रूट की टिप और ये उसकी कैप, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका तुम इसका स्ट्रक्चर याद रखो, जो भूल सकते, फंक्शन तो कभी भूलेंगे नहीं और पूछता भी नहीं, फंक्शन तो प्रोटेक्शन ही, जैसे इसका इसका ढक्कन का फंक्शन क्या है, इस निप को प्रोटेक्शन करना, उस तरीके से बस खत्म। तो जो याद नहीं रहता वो याद रखो ना, जो याद रहता है उसको रट के बट क्या फायदा है। देखो जो तुमको याद रहता है, जो कभी भूलने वाले नहीं, अगर किसी पूछ लिया ढक्कन काय के वास्ते है, अरे भाई ये इसको प्रोटेक्शन करने के वास्ते, अगर ये निकाल लिए तो ये तो खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे ही इसका भी है। तो जो तुमको याद नहीं रहता उस पर फोकस करो, क्या याद नहीं रहने वाला, इसका शेप क्या है, थिम्बल लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक जोन के 2 पॉइंट कौन से बोलो, एक तो अपन ने बोले इसके जो सेल्स है उनका डेंस प्रोटोप्लाज्म है, हाँ वो देखो, डिवाइड रिपीटेडली भूलेंगे तुम, जो चीज भूलते हैं उसको छोड़ दो, जो चीज नहीं भूलने वाले उसको छोड़ दो, जो चीज भूलने वाले उसको देखो। क्या भूल सकते तुम, ये भूल जाएंगे कि सेल डेंस प्रोटोप्लाज्म, और एक क्या भूल सकते तुम, हाँ थिन वॉल या फिर प्राइमरी वॉल। अब स्मॉल भी भूलेंगे, नहीं पूछता है स्मॉल के बारे में, क्या पूछेंगे, स्मॉल छोटे रहते मालूम ही है, क्योंकि ग्रोथ तो ऊपर ही होना है, ग्रोथ तो ऊपर ही होना है ना, ठीक है। रुको और देख लेते, देखो इन दोनों के बारे में पॉइंट बोल दिए ना, अब एक एक पॉइंट इनका है, बस खत्म। फिर सुनो क्या बोले अपने, अब इसका एक पॉइंट, इसका क्या पॉइंट है बोलो, दिस रीजन इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ठीक है, खत्म एक पॉइंट। और इसका एक पॉइंट कि रूट हेयर यहाँ से एपिडर्मल सेल से आए और वही पानी को और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसका जोनल लैंग्वेज उसकी जो सेल है धीरे-धीरे डिफरेंशिएट हो गया। तो जो भूलने नहीं वाले, जो तुम पॉइंट भूलने वाले ना उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि देखो पढ़ने से, पढ़ तो तुम वैसे भी ले रहे थे, पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने को किस तरीके से पढ़ना है वो सीखना है तुमको, किस तरीके से पढ़ना है, यानी कम मेहनत में किस तरीके से तुम ज्यादा काम कर सकते। पढ़ तो तुम घर पे भी सकते थे, बढ़िया से पढ़ लिया, ऑनलाइन लेक्चर देख लिए, सब कर लिए, सब एक से एक लेक्चर मौजूद है, लेकिन क्या सीखना है तुमको यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना कैसे है वो, अगर वो तुम सीख गए काम जम, ठीक है। चलो चलो अब देखो, एनसीईआरटी पढ़ लेते वो यहाँ तक के, वैसे भी कुछ आगे का टॉपिक तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे है ना, एनसीईआरटी पढ़ ले, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का पुनः पहला पैराग्राफ पढ़ लिए थे, पूरा इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, निकालो। अब देखो 5.1 रूट, द रूट करी बात, ठीक है ना। अब तुमको अगर सारी चीजें पुनः जो लिखा है वो याद हो गई है तो अब मजा आने वाला है, अगर नहीं हुई फिर खिचड़ी बन जाने वाली, ठीक है ना। ठीक है चलो देखो, इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root। तो किसके अंदर बात कर रहा, सब में नहीं, डाइकॉट में। अपन ने पढ़े थे कि टैप रूट सिर्फ डाइकॉट में रहती है, उसका एग्जांपल क्या था, मस्टर्ड, तो उसी की बात कर रहा, मोनोकॉट की बात नहीं कर रहा है ना। तो चलो वो बोला, तो इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब उस प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, उससे फिर टर्शरी, ठीक है। तो ये किसका अपीयरेंस है, ये टैप रूट सिस्टम का अपीयरेंस, ठीक है। तो विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, इट बियर्स lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc root। उसके बाद में और बहुत सारे रूट निकलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स, सिंपल। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट दिखाया, पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाया, ये किसका बताया, टैप रूट का। बस तो सिर्फ इतना बताया, 2 पॉइंट बताया कि टैप रूट डायरेक्टली रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, और दूसरा उसमें पहले प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी रूट, ठीक है। चलो, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। बस वही बात बोला जो अपन ने पढ़े, प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस मिलकर क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम। चलो, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, एग्जांपल क्या दे दिया बोलो, मस्टर्ड प्लांट। तो मैंने बोला था ना,
रूट की एनसीईआरटी 3 डिवीजन करती है, सबसे पहली टैप, फिर फाइब्रस, फिर बस वही चलने वाला है। तो जितना टैप के बारे में अपने लिखे थे 2 ही पॉइंट लिखे थे, एक तो डाइकॉट में रहती है, दूसरा एग्जांपल मस्टर्ड, और डेफिनेशन क्या हुई, डायरेक्टली ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, बस खत्म। और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स रहती है ना। चलो अब देखो इन मोनोकॉटिलिडनस, अब मोनोकॉट में क्या होता, मोनोकॉट में भी रूट तो रेडिकल से ही अराइज होंगी, लेकिन मसला क्या जाने वाला है, हाँ जो उसकी प्राइमरी रूट रहेंगी ना वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहेगी। क्या रहेंगी, देखो रूट तो देखो ये जो बीच रहता है ना अपना, ये बीच रहता है, ठीक है। जब ये ग्रो करता है तो 2 स्ट्रक्चर निकलते, एक नीचे जाने वाला, एक ऊपर। तो ऊपर वाले को प्लीम्यूल बोलते हैं, नीचे वाले को रेडिकल बोलते हैं। इस रेडिकल से रूट बनती है, इस प्लीम्यूल से शूट बनता है। समझ पाए बात? चलो तो इस रेडिकल से रूट बनेगी, इससे शूट बनेगी। तो यहां पर भी रूट जो है वो रेडिकल से ही बनेगी, है ना। और प्राइमरी रूट बनेगी सबसे पहले, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी रूट ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, ये प्राइमरी रूट ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएंगी बहुत सारे छोटे 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 ब्रांच में फाइबर, हाँ बस ऐसे धागों में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे तुमने एक मोटा धागा लिए तो एक जो बड़ी रस्सी रहती है वो किस चीज से बनी रहती है, छोटे छोटे धागों से। तुम कभी भी देखो जो रस्सी का जो एंड रहता है ना वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अपने पास फॉर एग्जाम्पल है नहीं अभी, चलो जब ये फॉर एग्जाम्पल ये अगर रस्सी है तो इसका तुम एंड देखे तो देखो इसका एंड कैसा हो गया, इसका जो एंड है ये फाइबरस में कन्वर्ट हो गया। बस ऐसे ही ऐसे यहाँ पर भी होने वाला है कि एक मोटा क्या हो गया, फटकर छोटे 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 कन्वर्ट हो गया। बस वही हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो जो बड़ी सी रूट है प्राइमरी रूट वो शॉर्ट लिव्ड थी, वो कन्वर्ट हो गई बहुत सारे फाइबर्स के अंदर, तो इसलिए उसको फाइबरस रूट बोल दिए। इन मोनोकॉटिलिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। आ गया बात। अब प्राइमरी रूट कहाँ से आती है, रेडिकल से अराइज होती ना, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, फाइबरस रूट भी कहाँ से अराइज हुई थी, रेडिकल से ही हुई थी। एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, लेकिन सोचने जैसी बात है। अगर प्राइमरी रूट उसमें आती है तो इसका मतलब वो रेडिकल से अराइज होना पड़ेगा, है ना। बीच बना तो बीच में क्या बनता है, सबसे पहले प्लीम्यूल और रेडिकल बनते, तो उसी से आया। लेकिन उसकी जो प्राइमरी रूट थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत ही कम अरसे के लिए थी। एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो अब कैसा दिख रहा हूं, अब कुछ इस तरीके का अपीयरेंस दिख रहा तुमको। अब ऐसा लग रहा है कि स्टेम से बहुत सारी नीचे से बहुत सारी रूट्स निकल रही है। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि भाई पहले कोई एक बड़ी सी रूट होगी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। पहले थी लेकिन अब कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं लग रहा कि स्टेम भी बेस से आ रहा है। हाँ लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, अराइज अलग होना है। देखो अराइज होना बोले तो निकलना दिखना है वो अलग चीज है, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, बनने रेडिकल से ही हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलो तो ये पूछेंगे नहीं, तुमको ये पूछेंगे कि भाई फाइबरस रूट कहाँ से दिखती है तुम्हारे को, तुम बोलेंगे स्टेम के बेस से। अब मैं रेडिकल नहीं घुसड़ देना है अपने को। एनसीईआरटी ने अगर उसको स्टेम का बेस बोली ना तो अपने को कभी पूछे नहीं, ओरिजिनेट का पूछेंगे नहीं। ओरिजिनेशन यानी क्या होता, इब्तिदा कहाँ से हुई, तो इब्तिदा का नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे अपने को, अभी कहाँ से दिख रही है तुमको, अभी कहाँ से निकलते दिख रही है, तुम क्या बोलेंगे, स्टेम का बेस, खत्म बात। बस वो मालूम है ना, क्योंकि उसने बोला। अब वो उसके वो सबूत भी है अपने पास में। अगर वो रेडिकल से नहीं निकलती तो प्राइमरी रूट क्यों होती फिर, है ना। तो हालांकि वो उसको पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट कौन सा याद रखेंगे। अगर वो पूछता है कि भाई तुमको कहाँ से निकलती हुई दिख रही, तो तुम बोलेंगे स्टेम के बेस से। क्या बोलेंगे, बेस ऑफ स्टेम। पॉइंट भले ही काम का है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर हमको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो कंफ्यूजन रहता ना कि फिर तुम पूछेंगे यार चलो ये वाली रेडिकल से निकलती, ये नहीं निकलती, तो फिर ये कहाँ से निकलती, पूछ सकते हैं ना तुम लोग। तो भाई चलो तुम बोलते कि भाई टैप रूट रेडिकल से अराइज होती है, एडवेंटिशियस अदर देन रेडिकल, तो फिर फाइबरस कहाँ से, ये कहाँ से आ गई। तो ये इसी का पार्ट था, लेकिन इसमें चेंज आने की वजह से इसको एक अलग करके हम पढ़ते। समझ पाए बात। चलो लेकिन अगर वो एट प्रेजेंट पूछता है कि बताओ यहाँ पर जो रूट है वो कहाँ से अराइजेस हो रही है, तो तुम बोलेंगे बेस ऑफ द स्टेम। याद रखना, बेस ऑफ स्टेम। वो भूल के चलता है रेडिकल वाला, लेकिन ये याद रखना, बेस ऑफ स्टेम। ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स, दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंटिन्यू द फाइब्रस रूट सिस्टम। और क्या बनाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती है ना। कंटिन्यू इसका मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से फाइब्रस रूट सिस्टम बनेंगे। सिंपल बोले तो यही डेफिनेशन है फाइब्रस रूट सिस्टम की, कि जो बेस से ओरिजिनेट होती दिखती है, निकलती हुई दिखती है, जिसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव रहती है, वो कन्वर्ट हो जाती है बहुत सारी रूट्स के अंदर। सिंपल बोले तो ये उसने डेफिनेशन दिया कि भाई दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम, खत्म। चलो एज सीन इन द व्हीट प्लांट, जैसा कि व्हीट प्लांट में देखा गया। अब व्हीट प्लांट क्या है, गेहूं, चावल और मेज, भुट्टा, ये तीनों भी क्या है बोला था मैंने, मोनोकॉट।
ये क्या है, तीनों भी मोनोकॉट। तो जो भी मोनोकॉट रहेंगे उसमें तुमको इस तरीके का रूट सिस्टम देखने मिल जाएगा। सिंपल। चलो अब जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन कैसे बनते कभी कभी। अब उसने वीट के बारे में दिया, अब तुमको ये मालूम होने को ना कि मोनोकॉट कौन से, क्योंकि वो वीट के बजाय कुछ दूसरा मोनोकॉट भी दे सकता है, तुमको राइस भी दे सकता है, तुमको ग्रास भी दे सकता है, तुमको मेज भी दे सकता है। मॉर्फोलॉजी में क्यों अटकते बच्चे, एक्चुअल में उनको रिलेशन मालूम नहीं रहता। अगर उसने डाइकॉट में मस्टर्ड दी यहाँ पर तो सिर्फ वही रट के नहीं चलना है, आम की रूट भी क्या रहने वाली है बोलो। अब इतना तो कॉमन सेंस होना, अगर आम की रूट है, मैंने क्या बोला था, बड़े बड़े जो प्लांट रहते हैं वो डाइकॉट रहते हैं, तो आम भी क्या है, डाइकॉट है, तो उसकी रूट क्या फाइबरस रहेंगे, इतना बड़ा झाड़ क्या चिंदी के ऊपर लटकेंगे नहीं, उसकी तो मजबूत रूट रहेंगी ना। एग्जांपल दिया है तो डाइकॉट पूरा, हाँ ये सिर्फ एग्जाम्पल एक आइडिया के लिए रहता मॉर्फोलॉजी में। अगर तुमने रट्टू के जैसे इसको पकड़ के बैठ गए, अपना दिमाग नहीं दौड़ाया, तो फिर मॉर्फोलॉजी का सवाल बनता नहीं। तो अभी से अप्रोच रखो, वो क्वेश्चन में सिर्फ वीट नहीं दे सकता तुमको, जरूरी है मस्टर्ड देगा करके, वो तुमसे आम के बारे में पूछ सकता है, कोई भी डाइकॉट के बारे में पूछ सकता है। तुम हर बड़े प्लांट की रूट को कैसे समझेंगे, टैप, और हर छोटा प्लांट यानी फॉर एग्जाम्पल मोनोकॉट के एग्जाम्पल अपने पास कम रहते हैं, तो उसके एग्जाम्पल मैंने अभी 3 बताया तुमको, कौन से। देखो ग्रास मोनोकॉट है, उसके बाद में व्हीट, राइस और एक क्या बोला मैंने, मेज। ये 4 जनरली तुम याद रखो, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागता, आसपास के लेता, जो तुमको मालूम है, एक कॉमन इंसान को जो मालूम होना चाहिए उसके अंदर बात करते, समझे ना मत, कॉमन सेंस के हिसाब से सवाल पूछता। तो मॉर्फोलॉजी में ऐसा नहीं है एग्जाम्पल जो आएगा वही पूछेगा, रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। इसलिए तो फाइबरस में टैप रूट डाइकॉट का फीचर है, फाइबरस रूट मोनोकॉट का फीचर है। ठीक है, चलो उसके बाद एज सीन इन द व्हीट प्लांट इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस मॉन्स्टेरा। अब देखो ग्रास में ऐसी भी रूट रह सकती है जमीन के नीचे वाली, है ना, और ऊपर, क्योंकि अपन ने बोले थे ना ग्रास की स्टेम से भी कुछ रूट अराइज होती है, देखे थे बिल्कुल। मॉन्स्टेरा के बारे में भी देखे अपन ने, मॉन्स्टेरा के भी स्टेम से अराइज हो रही है रूट। तो रूट अदर देन रेडिकल को क्या बोलते हैं अपन, बोलो, एडवेंटिशियस रूट। तो बस इसकी डेफिनेशन बोलो, रूट अदर देन रेडिकल, और 3 एग्जांपल दिए इनसेट इन सिंपल। अब इसमें अलग से मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं पढ़ाया, अलग पैराग्राफ में पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या क्या बोला, मॉन्स्टेरा, ग्रास और एक क्या बोला, बनियन ट्री। सिंपल। चलो तो यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दिया और डेफिनेशन दिया, है ना। तो देखो इन सम अदर प्लांट्स ग्रास मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट other than the radical and are called adventitious root. The main function of root, अब देखो अब पढ़ा रहा है रूट का फंक्शन। पूरी रूट का फंक्शन ही क्या है तो खुद को मालूम है, सपोर्ट पहुंचाना, मिनरल वाटर और इसका एब्जॉर्प्शन करना, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइजिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, एंकरेज बोले तो सहारा देना, है ना, एंकरेज करना बोलते हैं ना, एनकरेज करना, है ना, भाई हौसला देना। तो हौसला कैसा देगा, अब उसको वो नहीं करेंगे, माइक में बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा आप ग्रो करते रहो, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे साथ है, ऐसा नहीं बोलने वाले। यानी जिस चीज की जरूरत रहेगी वो प्रोवाइड करेंगे उसको, समझ पा रहे ना बात। उसमें खाना स्टोर भी होता थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये देखो ये जो है ना स्टोरेज का, इसको मॉडिफिकेशन में चले जाता है। तो तुम 2 ही फंक्शन याद रखो, कौन से, एक तो प्रोटेक्शन यानी उसको सपोर्ट पहुंचाना, और मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। एनकरेज में सब आ गया, एनकरेज में क्या आ गया, सपोर्ट वाटर सपोर्ट आ गया उसमें। अब सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर तुम बोले कि हम समर्थक है, किसके समर्थक है भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स पार्टी के समर्थक है, अब उसको तुम सपोर्ट ही नहीं करे, प्रोटेक्ट ही नहीं करे, तो फिर क्या के समर्थक हुए तुम। कोई मार रहा है उसको, कोई कुट डाल रहा पकड़ कर, तुम देखते खड़े, अरे बड़ा आराम से बोले हम समर्थक है उनकी। तो समर्थक होने का मतलब क्या रहता है, उसको प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट कैसा होगा, अब उसको पकड़ कर रखेंगे तुम तो प्रोटेक्ट होगा प्लांट, हवा आएंगे ना तो गिर जाएंगे, है ना। तो एनकरेज में सब आ गया, उसको खाना पानी प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, सारी चीज आ गई उसमें। ठीक है, चलो अब स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइजिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन। देखो प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी उसका फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन स्टोरेज करना वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन में आ जाता। क्या होता, यानी अगर रूट सिर्फ यही काम पे लग गई स्टोरेज करने पर, हाँ तो ये जनरल फंक्शन, ऐसा नहीं स्पेसिफिक फंक्शन है। अपन ने क्या बोले मॉडिफिकेशन में, अगर जो काम है उससे हटकर कोई काम करती हो, कुछ मॉडिफाई होती है, तो उसको मॉडिफिकेशन बोलते हो। जो उसका मेन काम है उससे हटकर अगर कोई काम दिखाती है अपने को, तो क्या बोलेंगे, मॉडिफाई होगी। तो गाड़ी है, गाड़ी का शेप था अपना, भाई नॉर्मल तुम्हारी बाइक थी, तुम्हारी बाइक है, हीरो होंडा की बाइक है, तो उसका नॉर्मल शेप, अब तुमने उसको बना दिया धूम 3 एकदम खतरनाक लेवल पे, तो उसको क्या बोलेंगे, तो मॉडिफिकेशन। जो उसका शेप था उसको बिगाड़ के तुमने जो कुछ कर दिए, या फिर उसको मॉडिफाई करके सुधार के जो कुछ बना दिए,
तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। तो आम से हटकर उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो इसीलिए स्टोरेज ऑफ फूड क्या है? वो मॉडिफिकेशन का पार्ट है। चलो तो यहाँ तक हो गया अपना। अब सिर्फ रूट मॉडिफिकेशन बचा ना, उसके बाद में स्टेम चालू कर देंगे अपन।